कभी सोचा है कि सीटीसी का मतलब क्या होता है? जो हमारी सैलरी होती है, जब भी हम कंपनी में कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमसे वहाँ पर सीटीसी डिस्कस किया जाता है कि हम आपको इतना सीटीसी ऑफर करेंगे एनुअली। तो सीटीसी वर्ड का मतलब क्या होता है? आप चाहे जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं या कोई भी ऐसे पर्सन है जो सैलरी को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जब भी आपकी किसी कंपनी में सिलेक्शन होती है, तो वो आपको वहाँ पर सीटीसी बताया जाता है। मान लीजिए आपकी किसी कंपनी में सिलेक्शन हुई और उन्होंने आपका सीटीसी 10 लाख बताया, तो आप उस टाइम पर बहुत खुश हो जाते हो क्योंकि आपको सीटीसी का मतलब नहीं पता। आप सोचते हो कि 10 लाख मुझे मिलेंगे और 10 लाख ही मेरे अकाउंट में आएंगे। जब एक कैंडिडेट को पता चलता है कि मेरा 10 लाख का पैकेज लग गया है, तो वो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को पार्टी देता है, लेकिन उसको एक्चुअली पता नहीं होता कि 10 लाख में से मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी हैं जो अपनी सैलरी डिटेल को, सैलरी स्लिप को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आज की वीडियो में हम जो सिटी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट हैं, वो सभी आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सीटीसी को बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीटीसी क्या होती है, फिर हम उसके हर कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे कि सीटीसी में कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जिनका होना या ना होना हमारे ऊपर इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको सीटीसी की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, जिससे आप कभी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे जहां पर आप सिलेक्ट भी हो जाओगे, तो वहां के एचआर से आप कंप्लीटली सीटीसी के रिगार्डिंग डिस्कशन भी कर पाओगे, जिससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा और उनको पता चलेगा कि ये पर्सन पहले से स्टडी कर कर आया है और उससे आपका एक प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन होगा। तो सीटीसी को सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं। सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट टू कंपनी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी आपके ऊपर साल भर में कितना टोटल एक्सपेंस खर्च कर रही है, वो होता है आपका टोटल सीटीसी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपकी कंपनी आपके ऊपर एक साल में कितना एक्सपेंस कर रही है, कितना खर्च कर रही है, वो सारा मिलकर, उस सारे एक्सपेंस को मिलकर एक कंपनी की कॉस्ट बनती है, जिसे बोला जाता है कॉस्ट टू कंपनी। शॉर्ट फॉर्म में इसको सीटीसी बोला जाता है। एनुअल सीटीसी के अंदर सिर्फ आपकी बेसिक मंथली सैलरी नहीं आती, इसमें वो सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट शामिल होते हैं जो आपके टोटल पैकेज को बनाते हैं। हम सभी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट को इसी वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और मॉनेटरी कंपोनेंट वो होते हैं जो कैश में मिलते हैं और नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट वो होते हैं जो फैसिलिटीज या पर्क्स के रूप में आपको मिलते हैं। कंपनी जब भी आपको हायर करती है तो वो सिर्फ आपको कैश ही नहीं देती, वो आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरती है, पीएफ में कंट्रीब्यूट करती है, फ्री मील्स देती है। कंपनी के लिए ये सब उनकी पॉकेट से जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ आपके सीटीसी का हिस्सा बन जाता है। चाहे मैं बेसिक सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। अगर आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कंपनी आपके लिए आई कार्ड भी बना रही है, वो भी कंपनी के लिए खर्चा है। कंपनी आपसे ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट फिल करवा रही है, जो उस पेजेस का खर्चा है, जो प्रिंट किए उन्होंने पेजेस आपके लिए, उन पेजेस की कॉस्ट भी आपके सीटीसी है। बट डरिए मत, वो आपके सीटीसी में ऐड नहीं की जाती। तो लॉजिकली देखा जाए वो भी कंपनी आपके ऊपर खर्च कर रही है, वो आपके आने से कंपनी का खर्चा बढ़ा, तो वो भी कॉस्ट टू द कंपनी है, बट उसको सीटीसी में ऐड नहीं किया जाता। हम जो सीटीसी में ऐड किया जाता है उसको डिटेल में जानते हैं। तो एक्सेल में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सीटीसी के सारे कंपोनेंट मेंशन किए हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सीटीसी की फुल फॉर्म आपने जान ली, सीटीसी का मतलब भी जान लिया कि मतलब जितना भी एक्सपेंस आपके ऊपर कंपनी कर रही है, पूरे ईयर, पूरे साल में जितना भी एक्सपेंस आपके ऊपर कर रही है, वो कॉस्ट टू द कंपनी होती है। तो अब कंपोनेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट में आपके लिए कंपोनेंट मेंशन किए हैं ताकि आपको वन बाय वन में यहाँ पर समझा सकूं। सबसे पहला जो फंडामेंटल पार्ट होता है आपकी सैलरी का, आपके सीटीसी का, वो होता है आपकी बेसिक सैलरी। आप इसको बेसिक पे या बेसिक सैलरी भी बोल सकते हैं। बेसिक सैलरी आपके पैकेज का सबसे फंडामेंटल और कोर पार्ट होता है। मतलब आपके सीटीसी के जितने भी कंपोनेंट हैं, उन सभी कंपोनेंट्स में से जो बेसिक सैलरी वाला पार्ट है वो हमेशा ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि बेसिक सैलरी आपके सीटीसी का 35 to 50% तक का पार्ट होता है। और जो अदर अलाउंसेस होते हैं जैसे कि एचआरए, कन्वीनियंस अलाउंस, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बेसिक से बड़ा हो। तो बेसिक सैलरी में आपके अदर कंपोनेंट्स जैसे ग्रेचुटी, ईपीएफ, लीव इनकैशमेंट, इन सभी की जो कैलकुलेशन होती है आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर होती है।
अगर बेसिक सैलरी कम होगी तो आपका ग्रेचुटी का अमाउंट भी कम बनेगा। ईपीएफ एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है तो आपका पीएफ भी कम डिडक्ट होगा। वैसे ही आपकी लीव इनकैशमेंट का क्या मतलब होता है, जितने भी आपकी अर्न लीव जब आप कंपनी को छोड़ रहे हो, जितनी भी अर्न लीव आपकी बची होती है वो भी बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होती है। अगर आपकी बेसिक सैलरी कम होगी तो आपका लीव इनकैशमेंट का अमाउंट भी कम होने वाला है। तो बेसिक सैलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट होता है आपके सीटीसी का। जो कि मेन पार्ट होता है वो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में मिलता है। नेक्स्ट पार्ट आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या आता है? अलाउंसेस में एचआरए। एचआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउस रेंट अलाउंस। ये एचआरए की फुल फॉर्म होती है। अब मैंने एचआरए की ब्रैकेट में लिखा है परसेंटेज ऑफ बेसिक। इसका क्या मतलब है? एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। अब एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है? एचआरए आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। अगर आप मेट्रो सिटी से हो, जैसे मेट्रो सिटी कौन कौन से होती है? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई और भी बहुत सारी ऐसी सिटी हैं। अगर आप गूगल कर कर चेक करोगे तो आपको मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटी से हो तो एचआरए आपकी बेसिक का 50% यहाँ पर कैलकुलेट होता है। मतलब अगर आपकी बेसिक 10,000 है तो उसका 50% आपका एचआरए होगा। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से हो, मतलब आप छोटी सिटी से हो, तब आपका एचआरए 40% यहाँ पर कैलकुलेट होगा बेसिक सैलरी के ऊपर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और मैं बेसिक सैलरी का भी बता दूं, बेसिक सैलरी एज पर न्यू लेबर कोड 50% ऑफ सीटीसी मानी जाएगी। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो बेसिक सैलरी आपकी 25,000 होगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 है तो एचआरए आपकी 25,000 सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगा। आप मेट्रो से हो तो 50% ऑफ 25,000, नॉन मेट्रो से हो तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अलाउंसेस में सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस किया, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कंपनी क्यों देती है? ये एक मैंडेटरी पार्ट नहीं होता। बेसिक सैलरी एक मैंडेटरी पार्ट है जो कंपनी को देना ही होता है। अलाउंसेस और बोनसेस जितने भी आगे पार्ट हैं वो मैंडेटरी नहीं होते। वो कंपनी सीटीसी को एक अच्छा पैकेज बनाने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर करती है। अगर बेसिक सैलरी में ही सारा सीटीसी का पार्ट डाल देगी और कंपोनेंट नहीं होंगे तो कंपनी की कॉस्ट और बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेचुटी भी उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, प्रोविडेंट फंड भी उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, लीव इनकैशमेंट भी उसके ऊपर कैलकुलेट होगी, जिससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए कंपनी यहाँ पर अलाउंसेस का यूज करती है, बोनसेस का यूज करती है और बेनिफिट्स देती है, जिससे सीटीसी एक फैंसी और एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज बन जाता है। हाउस रेंट अलाउंस कंपनी क्यों देती है? मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय अपने छोटे गांव से किसी बड़ी जगह मेट्रो सिटी में जॉब करने आया है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, कंपनी उसको वहां पर घर किराए पर लेने के लिए हाउस रेंट अलाउंस देती है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस को हम ट्रेवल अलाउंस भी बोल सकते हैं। ये एक फिक्स्ड पार्ट होता है जो कि 1600 के आसपास होता है। ये अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने का जो एक्सपेंस होता है, जो भी उसको ट्रेवल एक्सपेंस होता है, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर कन्वीनियंस या ट्रेवल अलाउंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस क्या होता है? मेडिकल अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को मेडिकल रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं, कोई बीमार हो गया, किसी को कोई चोट लग गई, तो उसके जितने भी एक्सपेंस होते हैं मेडिकल रिलेटेड, उसकी जो भी रिम्बर्समेंट होती है वो सब मेडिकल अलाउंस में कवर होती है। ये भी एक फिक्स अमाउंट होता है, 1250 रुपीज पर मंथ। तो ये पार्ट होते हैं अलाउंसेस के जो आपके सीटीसी में ऐड होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपको बेसिक सैलरी का, फिर होता है अलाउंस। बेसिक सैलरी 50% ऑफ सीटीसी होता है। अलाउंसेस में जो एचआरए होता है वो 40 और 50% वेरी करता है, मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी, जो कि बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। कन्वेंस और ट्रैवल अलाउंस 1600 फिक्स्ड होते हैं। मेडिकल अलाउंस 1250 रुपये फिक्स्ड होता है जो कंपनी एम्प्लॉय को देती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है बोनस और इंसेंटिव का पार्ट। बोनसेस और इंसेंटिव में सबसे पहला पार्ट आता है स्टैट्यूटरी बोनस। स्टैट्यूटरी बोनस देना मैंडेटरी है। ये उन एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल होता है जिनकी बेसिक सैलरी 21,000 के बराबर है या 21,000 से कम है, बट उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी में 30 वर्किंग डेज का काम पूरा किया होना चाहिए। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी मिनिमम 8.33 और मैक्सिमम 20% तक दे सकती है। इसकी इसकी कैलकुलेशन भी बेसिक सैलरी के ऊपर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बेसिक सैलरी 15,000 है, 16,000 है या 21,000 के नीचे जितनी भी है, तो क्या बेसिक पर ये अमाउंट कैलकुलेट होगा? नहीं,
बोनस हमेशा मिनिमम वेज पर कैलकुलेट होता है। जो भी स्टेट का मिनिमम वेज होगा उस पर ये कैलकुलेट होगा। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 18,000 पर मंथ है और उस स्टेट का मिनिमम वेज 8500 है, जो भी बोनस कैलकुलेट होगा वो मिनिमम वेज पर कैलकुलेट होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर मिनिमम वेज 8500 है, तो यहाँ पर उसका बोनस 8.33% 8500 पर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस आपको आपके काम के बेसिस पर मिलता है। अगर कोई रिक्रूटमेंट में है, उसने बहुत सारी रिक्रूटमेंट एक मंथ में कर दी, अपने टारगेट से ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर दी और बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करवाए, तो कंपनी उसको उस टाइम पर परफॉर्मेंस बोनस देती है। ये कोई फिक्स नहीं होता, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, तो अगर आप कोई सेल्स प्रोफाइल, अगर आप कोई सेल्स पर्सन है, सेल्स प्रोफाइल में है, तो अगर आप कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं, तब ये बोनस आपको एज ए इंसेंटिव मिलता है। तो बोनस बोनस और इंसेंटिव का पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बोनस एक आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर मिलता है, इंसेंटिव आप जितनी भी सेल्स करते हैं वो आपको उसके बेस पर इंसेंटिव मिलता है आपकी सैलरी के साथ। तो ये जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है अमाउंट, ये आपका सीटीसी का पार्ट होता है देखा जाए, क्योंकि जब कंपनी आपको दे रही है तो कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। कंपनी ने उसको बुक्स में, अकाउंट्स में कहीं ना कहीं तो एंटर करना है, और वो आपके नाम से एंटर होगा। जहां पर भी बुक्स में आपका नाम एंटर होगा तो वो आपका ही एक्सपेंस बन जाएगा, आपके ऊपर ही एक्सपेंस बन जाएगा, आपका सीटीसी का पार्ट वो माना जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स एंड पर्क्स। कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉइज को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। जरूरी नहीं कि दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करवाए। लाइफ इंश्योरेंस जनरली उन केसेस में प्रोवाइड किया जाता है जहां पर कोई डेंजरस काम हो रहा है, मोस्टली फैक्ट्रीज में जहां पर डेंजरस काम होता है, काम से एम्प्लॉय की जान को खतरा है, तो मोस्टली उन कंपनीज में, उन फैक्ट्रीज में लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ के साथ। वहाँ हेल्थ भी और लाइफ दोनों इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नहीं तो जनरली कॉर्पोरेट में सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। मोस्टली बैंक्स में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों मिलता है, पर जहाँ पर जिन फैक्ट्रीज में डेंजरस काम है वहाँ आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाता है मील वाउचर। इसमें क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज को गिव अवे देती हैं, जैसे डेली मील का रिफ्रेशमेंट वाउचर या कूपन दिए जाते हैं। बहुत बड़ी एमएनसी कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप मैकडी में, डोमिनोज में जाकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं, या आप कोई मूवी का टिकट आपको दे दी जाती है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो यह सब कुछ देखने को मिलेगा। जनरली ये भी एक सीटीसी का पार्ट ही माना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी आपको मील वाउचर भी प्रोवाइड कर रही है तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड होता है, वो भी आपको टू कंपनी में ऐड होता है। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी अलॉटेड कार। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने सीनियर एम्प्लॉयज के लिए, ये बेसिकली सीनियर एम्प्लॉयज के लिए होता है, सीनियर एम्प्लॉय के लिए एक स्पेशल कार अलॉट करती है, या उनके बच्चों के स्कूल की फीस उनको पे करती है, तो वो भी एक सीटीसी का पार्ट होता है। तो होप आपको बेनिफिट्स एंड पर्क्स का भी मतलब पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट, जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को इसके बारे में नहीं पता होता। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या आ जाता है, ग्रेचुटी, आपका प्रोविडेंट फंड फंड जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी लीव इंकैशमेंट। ग्रेचुटी आपको तब मिलती है जब आप 5 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। एंड एज पर न्यू लेबर कोड अब ये 1 ईयर पर भी एप्लीकेबल है, बट 1 ईयर पर ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके नोट्स बना लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। ये सीटीसी का एक डीप एनालिसिस है, इतनी डिटेल से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा, ना आप कहीं पेड क्लासेस लेंगे वहां पर भी आपको इतना डिटेल से नहीं समझाया जाएगा। तो इसके नोट्स जरूर बना लेना। ग्रेचुटी एक एम्प्लॉय को 5 ईयर कंप्लीट करने पर मिलता है। जो भी परमानेंट एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करते हैं, 5 साल की सर्विस किसी ने पूरी कर ली है, यानी या 4 साल 8 महीने की भी सर्विस किसी ने पूरी कर ली है, तो वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फुल टाइम एम्प्लॉय है, मतलब जिसने 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के साथ और वो 1 साल से ज्यादा हो गया उसको कंपनी में काम करते हुए, तो वो भी ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होती है। ग्रेचुटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू बेसिक ग्रेचुटी। हम बेसिक, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ग्रेचुटी हम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि लास्ट आपकी जो भी बेसिक है, मतलब जब भी आप कंपनी को छोड़ रहे हो, आपकी लास्ट इज इक्वल टू लास्ट बेसिक सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर। मतलब 5 साल तो आपने काम किया ही होगा, अगर आपने 4 साल 8 महीने भी काम किया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर 5 आ जाएंगे। इसको हम डिवाइड बाय 26 कर देंगे तो आपकी फाइनल ग्रेचुटी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। अगर आप
अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी ग्रेजुटी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय दे रहा है या एम्प्लॉयर पे कर रहा है, टोटल इसकी कॉस्ट आपके सीटीसी में ऐड होती है। अब कितने परसेंट एम्प्लॉय पे करता है और कितने परसेंट एम्प्लॉयर पे करता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड किस पर कैलकुलेट होता है। प्रोविडेंट फंड आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है, बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है, बट बेसिक सैलरी आपकी 50% ऑफ सीटीसी होनी चाहिए एज पर न्यू लेबर कोड। अब कितने परसेंट होता है, ये होता है 12% एम्प्लॉय साइड से एंड 13% एम्प्लॉयर साइड से। तो टोटल 25% ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन मंथली ईपीएफ की साइड पर एम्प्लॉयर पे करता है। जितनी भी आपकी उसने सैलरी काटी है 12% वो, और जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से पे कर रहा है 13%, उसका टोटल वो ईपीएफ की वेबसाइट पर जाकर पे करता है और कुछ टाइम के बाद वो पेमेंट आपके ईपीएफ के पासबुक में शो करती है। तो इस तरह से ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है। इसका जो रूल होता है, इसका ये मैक्सिमम 15,000 तक की इसकी सेलिंग अमाउंट होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ऊपर चली जाती है तो उस टाइम पर उस एम्प्लॉय की मर्जी होती है, उस टाइम पर एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी नहीं होता कि वो ईपीएफ में अपनी सर्विस, ईपीएफ में अपनी डिडक्शन कंटिन्यू करे। बट बेस्ट यही होता है कि अगर आपने ईपीएफ में डिडक्शन शुरू कर ली है तो ये एक इन्वेस्टमेंट है और इसको बिल्कुल भी बंद मत करना, क्योंकि ये आपकी एक सेविंग है, आपको पता भी नहीं है। और आपके जब आप रिटायर हो गए, क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, जब आप रिटायर हो गए तो आपको उस टाइम पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिखेगा और आपकी पेंशन भी शुरू हो जाएगी। अगर आपने 10 साल ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन दिया है तो 58 ईयर्स के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा अमाउंट होगा। या जब भी आप कंपनी को छोड़ोगे तब आप उस पैसे को निकाल सकते हो, तब भी आपको वो बहुत हेल्प देगा। और 58 ईयर्स के बाद अगर आपने 10 साल की सर्विस पूरी की है तो आपको वो पेंशन के रूप में पर मंथ मिलेगा। तो ये होता है पीएफ और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया। ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट का प्लान है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट के अंडर आता है और सीटीसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है, हर कंपनी में एक अर्न लीव की पॉलिसी होती है। अगर आप 20 दिन एक मंथ में काम करते हो तो आपको एक अर्न लीव मिलती है। तो काफ़ी सारी अर्न लीव इकट्ठी कर लेते हो और जब आप कंपनी छोड़ते हो तब आपको अर्न लीव आपके बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती हैं और आपको फुल एंड फाइनल में वो एड ऑन हो जाती हैं और आपकी सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। लीव इनकैशमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी आपकी यहाँ पर हम इक्वल बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है, यहाँ पर हम इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 इंटू जितनी भी आपकी लीव्स हैं, जितनी भी आपकी ईएल हैं। लेट से यहाँ पर 30 ईएल है तो यहाँ पर 30 हम 30 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए यहाँ पर ईएल लिख देता हूँ। जितनी भी आपकी ईएल है वो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है बेसिक डिवाइड बाय 30 इंटू ईएल। तो उस बेस पर आप लीव इनकैशमेंट निकाल सकते हो। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या आया, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय साइड का और एम्प्लॉयर साइड का, और लीव इनकैशमेंट, ये सब कंपोनेंट आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में आते हैं और एक आपका सीटीसी का पार्ट बनता है। नेक्स्ट आ जाता है एलटीए। ये बहुत रेयर कंपनीज आपको प्रोवाइड कराती हैं, मोस्टली ये गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा मिलता है, बट जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराती हैं। तो ये हर 4 साल बाद अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनीज देती हैं जिससे वो अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल प्लान करें और जो भी ट्रैवल की कॉस्ट आ रही है तो वो उस अलाउंस से अपनी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक ऑप्शन। कुछ बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर से प्री डिटरमिन्ड डिस्काउंट रेट पर खरीदने का मौका देती है, मतलब बहुत सस्ते रेट में अपने सीनियर एम्प्लॉय को या तो फ्री भी दे देती हैं या कोई डिस्काउंटेड प्राइस पर उनको अपनी कंपनी के शेयर दे देती हैं। जो तो ये भी एक सीटीसी का पार्ट है। अगर कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को शेयर्स दे रही है प्री डिस्काउंटेड प्राइस पे तो वो भी आपके सीटीसी का पार्ट माना जाता है क्योंकि कंपनी आपके ऊपर एक्सपेंस कर रही है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीटीसी होता क्या है और सीटीसी में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या पर्क्स होते हैं। अगर हम इन कंपोनेंट्स को कैटेगराइज करें किन से हमें डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है या इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, तो सीटीसी में जो बेसिक सैलरी होती है, हाउस रेंट अलाउंस होते हैं या अदर कैश कंपोनेंट जो भी हमें मंथली मिलते हैं, जो भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, वो सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स में आ जाते हैं जो हमारे सीटीसी का एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो हमारे लिए डायरेक्ट बेनिफिट हो गई। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट में क्या होता है, जो कि नॉन कैश कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कंपनी ने कोई कार ऑफर करी, मील कूपन दिए या अदर कोई भी पर्क्स प्रोवाइड किए एम्प्लॉयर ने, वो सब
हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिट आ जाते हैं, मतलब जिनका कैश से तो कोई लेना देना नहीं होता, हमारे जो ओवरऑल सैलरी कंपनसेशन है उसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट के बाद अगर हम थर्ड इसको कैटेगराइज करें, सेविंग कंट्रीब्यूशन। सेविंग कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ जाता है, जैसे ईपीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया, या लीव इनकैशमेंट हो गया, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट हमने डिस्कस किए वो सब सेविंग कंट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। ओवरऑल ये हमें इमीडिएट तो कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, बट लॉन्ग टर्म हमारी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान करते हैं। तो सीटीसी के हर कंपोनेंट को अगर आपने अच्छे से जान लिया, स्मार्ट प्रोफेशनल वे से अगर आपने इसको समझ लिया जो मैंने आपको बताया, तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एचआर राउंड में सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पर बैठे होते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को बिना किसी कंफ्यूजन के प्लान कर सकते हो, तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो और अपनी बात रख सकते हो कि मुझे ये बेनिफिट नहीं चाहिए। जैसे जैसे मान लेते हैं आपने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और कंपनी भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है, जिससे कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस से आपको क्या बेनिफिट, क्योंकि आपने पहले से ही इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो उस केस में आप कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हो, आप एचआर से नेगोशिएट कर सकते हो कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले मेरी ग्रोस सैलरी बढ़ा दी जाए, जिससे मुझे नेट इन एंड सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से आप नेगोशिएट कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए आपके सीटीसी में क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और मैं करता भी हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और टेक्निकल कंप्लायंस, पेरोल और एचआर मैनेजमेंट को बहुत इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।